शर्ली जैक्सन एक ऐसी लेखिका हैं जिनके काम उनके व्यक्तिगत जीवन से इतने जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। उनके कई काम अर्ध आत्मकथात्मक माने जाते हैं और ये जरूरी है कि उनकी आखिरी किताब वी हैव ऑलवेज लिव्ड इन द कैसल में लेखिका के व्यक्तिगत जीवन के बहुत सारे तत्व शामिल हैं। इस उपन्यास में एगोराफोबिया और अपने समुदाय से बहिष्कृत होने के विषयों को संबोधित किया गया है। 1962 में इस उपन्यास के प्रकाशन के समय तक जैक्सन अपने गिरते स्वास्थ्य और अपने आसपास के समुदाय के प्रति बढ़ती दुश्मनी के कारण शायद ही कभी अपने घर से बाहर निकलती थी। आगे के सेक्शनों में हम जैक्सन की इस आखिरी किताब को बनाने वाले समृद्ध संदर्भ में गहराई से जाएंगे और इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि किताब किस तरह से लेखक के कृति के रूप में देखी जाती है। यह एक डार्क और विची कहानी है जिसमें एक मजबूत एंटी सोशल स्ट्रीक है, लेकिन यह गहराई से कल्पनाशील, हृदय स्पर्शी और अपने ही अजीबोगरीब तरीके से मुक्तिदायक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम वी हैव ऑलवेज लिव्ड इन द कासल के टेक्स्ट की बात करते हैं तो हमें उसके शानदार शुरुआती लाइंस के बिना शुरू नहीं कर सकते। ये निर्दोष रूप से शुरू होती है जहां हमारी नरेटर कहती है, मेरा नाम मैरी कैथरीन ब्लैकवुड है, मैं 18 साल की हूं और अपनी बहन कॉन्स्टेंस के साथ रहती हूं। लेकिन फिर वह कहती है, मुझे अक्सर लगता है कि अगर किस्मत होती तो मैं एक वेयरवुल्फ के रूप में जन्म ले सकती थी। वह कहती है कि उसे कुत्ते, खुद को धोना और शोर पसंद नहीं है। उसे अपनी बहन 15वीं शताब्दी के ड्यूक ऑन ऑफ यॉर्क, रिचर्ड प्लांटेजेनेट और डेथ कैप मशरूम पसंद है। यह छोटा पैराग्राफ शब्दों के साथ खत्म होता है, मेरे परिवार के बाकी सब लोग मर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, यह बुक की सारांश अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले। मेरे हार्ड वर्क का यह छोटा सा रिवॉर्ड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी सपोर्ट के लिए बहुत आभारी हूं। आपकी सदस्यता मुझे और अधिक बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगी। आगे बढ़ते हुए हम इस किताब के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी ध्यान देंगे। इस चौंकाने वाली परिचय से हमें जल्दी समझ आता है कि कहानी में काफी रहस्य और असहजता होगी, क्योंकि हम सब कुछ मैरी कैथरीन, जिसे अक्सर मैरी कैट के नाम से जाना जाता है, के असामान्य दृष्टिकोण से सीखते हैं। हमें बताया गया है कि ब्लैकवुड्स हमेशा से अपने बड़े घर में रहते आए हैं, जो एक छोटे अनाम गांव में है जहां कहानी घटित होती है। लेकिन कुछ समय बाद ही हम टुकड़े जोड़ पाते हैं कि बाकी परिवार कैसे मरा। कहानी मैरी कैट के साथ शुरू होती है, जब उसको टाउन जाकर ग्रोसरीज और लाइब्रेरी से किताबें लेने की जरूरत होती है। यह ट्रिप काफी तनाव से भरी होती है, क्योंकि हम समझने लगते हैं कि ब्लैकवुड्स टाउन के प्रयास हैं। 6 साल पहले कुछ हुआ था जो कई परिवार के सदस्यों की मौत का कारण बना। लेकिन जैसा कि मैरी कैट समझाती है, वर्किंग क्लास टाउनस्पीपल ने अमीर और कल्चर्ड ब्लैकवुड परिवार को उस घातक घटना से पहले भी पसंद नहीं किया था। इसलिए मैरी कैट को अब टाउन में साप्ताहिक यात्राओं का डर रहता है। यह वही वक्त होता है जब ब्लैकवुड रेजिडेंस के कोई भी लोग फेंस्ड इन प्रॉपर्टी से बाहर निकलते हैं। जब वह ये ट्रिप्स करती है तो कम्युनिटी के लोग ज्यादातर उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते हैं और कम्युनिटी के कुछ आदमी उसके प्रति काफी पैसिव एग्रेसिव व्यवहार रखते हैं। इन इंटरेक्शन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि मैरी कैट के परिवार को जहर दिया गया था और मैरी कैथरीन, कॉन्स्टेंस और अंकल जूलियन वे ही थे जो उस फतेहफुल डिनर सर्विस से बच गए थे। अंकल जूलियन का केस में वह बड़ी मुश्किल से बचा था और यह जहर ही थी जो उसे कमजोर और व्हील चेयर बाउंड बनाया था। जब मैरी कैट घर लौटती है तो सर्वाइविंग ब्लैकवुड्स को हेलेन क्लार्क विजिट करती है, जो केवल कुछ टाउन्सपीपल में से एक है जो ब्लैकवुड रेजिडेंस विजिट करते हैं या वेलकम होते हैं। वह एक बार हफ्ते में चाय के लिए आती है और इस बार उसने अप्रत्याशित रूप से एक साथी को साथ लाया है, मिसेज राइट, एक्सेंट्रिक अंकल जूलियन, जो पॉइजनिंग के इवेंट्स से ग्रस्त हैं। इस अप्रत्याशित विजिटर के प्रेजेंस का उपयोग करके 6 साल पहले के फतेहफुल डिनर के बारे में विस्तार से बताते हैं। जैसे उन्होंने समझाया, जहर आर्सेनिक था और यह स्वाधीन इंग्रेडिएंट डेजर्ट के लिए परोसी गई फ्रूट पर छिड़का गया था। यह जहर ने जॉन और एलन ब्लैकवुड, मैरी कैट और कॉन्स्टेंस के माता पिता
उनके छोटे भाई थॉमस और उनकी आंट डोरोथी को मार डाला। अंकल जूलियन मिसेस राइट को बताते हैं कि मैरी कैथरीन डिनर टेबल पर नहीं थी, क्योंकि उसको डिनर से पहले उसके कमरे में भेज दिया गया था सजा के रूप में, क्योंकि उसने मिसबिहेव किया था। कॉन्स्टेंस टेबल पर अकेली थी, जो पॉइजन नहीं हुई थी, क्योंकि उसको बेरीज पसंद नहीं थी और उसने कभी शुगर नहीं ली। लेकिन कॉन्स्टेंस ने भी पुलिस आने से पहले आर्सेनिक वाले शुगर बाउल को धोया था। इसके बावजूद कॉन्स्टेंस को अरेस्ट किया गया और ट्रायल के लिए रखा गया। उसको किसी भी गलत काम के लिए बरी कर दिया गया था। जबकि मिसेस राइट ये डिटेल्स सुनकर फैसिनेटेड होती है, हेलेन क्लार्क अंकल जूलियन द्वारा की गई ल्यूरिड रिकाउंटिंग से हॉरिफाइड होती है। हेलेन कॉन्स्टेंस की परवाह करती है, जो अब 28 साल की है और चाहती है कि सब लोग इस पूरी घटना को भूल जाएं। हेलेन उम्मीद करती है कि कॉन्स्टेंस समाज में वापस आएगी, बजाय कि घर और उसके गार्डन में कैद रहने के, जैसा कि उसका ट्रायल के बाद से रहा है। दूसरी तरफ मैरी कैट बाहर की दुनिया को दूर रखते हुए काफी संतुष्ट है। उसने सिर्फ उन 3 लोगों के साथ अपने घर में रहने की आदत डाल ली है, उसका प्यारा बिल्ली जोनास के साथ, जो उसके आसपास घूमता रहता है। मैरी कैट अक्सर अपनी बहन के साथ चांद पर एक विंग्ड हॉर्स पर सवार होकर जाने के बारे में सपने देखती है, जहां वे किसी भी तरह के हानि से सुरक्षित रह सकती है। इस बीच वह यार्ड में चीजों को दफन करती है और पेड़ों पर किताबें कील करती है। इन वस्तुओं को अर्थ और उद्देश्य से भरती है, ताकि बुराई घुसपैठियों को बाहर रखा जा सके। दुर्भाग्य से ये स्पेल्स और विचक्राफ्ट की थोड़ी बिट्स किसी ऐसे व्यक्ति के आगमन को रोक नहीं सकती, जो वाकई में सब कुछ बदल देगा। उनका कजिन चार्ल्स। विश्लेषण ठीक है, तो चलिए 1 मिनट के लिए साइड में हटके देखते हैं जो अब तक हमने चर्चा की है। जैसा कि पहले जिक्र किया गया, किताब और शर्ली जैक्सन की अपनी जिंदगी के बीच बहुत सारे रियल लाइफ पैरेलल्स हैं। यह देखना मुश्किल नहीं कि किताब में दिखाया गया शहर नॉर्थ बेनिंगटन, वर्मोंट के लिए एक स्टैंड इन है। जैक्सन ने अपने पति, यहूदी साहित्यिक आलोचक स्टैनली एडगर हायमन के साथ 1946 के शुरुआती दौर में इस शहर में बसना शुरू किया था। 1960 के शुरुआती दौर तक जैक्सन काफी बीमार थीं और उसकी खराब स्वास्थ्य और छोटे शहर के निवासियों की एंटी इंटेलेक्चुअल और एंटी सेमिटिक एटीट्यूड की वजह से वह शायद ही कभी अपने घर से बाहर निकलती थी। जैसा कि मैरी कैट किताब में कहती है, शहर ने हमेशा ब्लैकवुड्स से नफरत की थी, यहां तक कि हत्याएं होने से पहले भी। कुछ अनुकूल परिवारों के अलावा ज्यादातर टाउन्स पीपल ब्लैकवुड्स से नफरत करते हैं, क्योंकि वे अलग हैं, वे कल्चर्ड, अमीर हैं और बाकी कम्युनिटी के क्लोज नेट, कंजर्वेटिव, वर्किंग क्लास वैल्यूज को शेयर नहीं करते। जैक्सन की पहली शॉर्ट स्टोरी द लॉटरी, जो भी एक शहर में घटित होती है जो पहचान में आती है नॉर्थ बेनिंगटन के रूप में, विलेजर्स भी समान रूप से शर्मनाक भीड़ हैं। वे माइंडलेसली एक वायलेंट ईयरली रिचुअल में एंगेज करते हैं और पीढ़ा दर पीढ़ा टॉर्मेंट को पास करते हैं बिना सवाल किए। वी हैव ऑलवेज लिव्ड इन द कासल, इस अनफ्लिटरिंग तस्वीर को जैक्सन के अपने पड़ोसियों के ऊपर और विस्तार देता है। फिर भी मैरी कैट की टाउन्सफोक के प्रति उत्तरजीवी नफरत अत्यधिक लग सकती है। शुरू से ही हमें एक असामान्य, अगर पूरी तरह से अनरिलायबल नहीं, नरेटर से मिलवाते हैं। आखिर पहली चीज जो हम उसके बारे में सीखते हैं वह यह है कि वह चाहती थी कि वह एक वेयरवुल्फ के रूप में जन्म लेती, लेकिन यह सिर्फ मैरी कैट आइसबर्ग की टिप है। वह बहुत समय ओमेन्स, अच्छे और बुरे देखने में, और मैजिकल बिट्स ऑन ऑफ विचक्राफ्ट को, ईविल को फेंड ऑन ऑफ करने के लिए बनाने में बिताती है। वह ईविल हर किसी में एम्बॉडिड है, जो उसकी बहन कॉन्स्टेंस और उसके अंकल जूलियन नहीं है। दूसरे शब्दों में, मैरी कैट अपने घर के गेट्स के बाहर की पूरी दुनिया को एक धमकी मानती है। अगर उसकी मर्जी होती तो सब लोग मर चुके होते। उसकी चरम संवेदनशीलता और अक्सर हिंसक प्रतिक्रियाओं की वजह से कुछ आलोचकों ने सुझाव दिया है कि मैरी कैट शायद एक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक हो सकती है। उसमें अरेस्टेड डेवलपमेंट का भी एक तत्व है। जबकि वह 18 साल की है, ऐसा लगता है जैसे वह समय में जमी हुई है, जैसे एक 12 साल की लड़की के रूप में, जो उम्र थी जब हत्याएं हुई थीं। लेकिन कभी कभी वह मजाकिया, अंतर्दृष्टिपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण
और अपनी टिप्पणियों में निर्मम भी होती है। साहित्य के इतिहास में वह एक अनोखी नरेटर है और एक ऐसी जिसे आप एक जीवनकाल विश्लेषण कर सकते हैं। उसकी असामान्य विशेषताओं के अलावा मैरी कैट बेहद ईमानदार और विदहोल्डिंग भी है, खासकर जैसा कि कहानी के केंद्रीय रहस्य के संदर्भ में पर्टेन्स होता है। पूरी कहानी क्या है, यह क्यों हुआ और किसने किया। कॉन्स्टेंस, जिसने एक ऐसी डिश खाई थी जो जहर से मुक्त थी, उसे अपराध के लिए बरी कर दिया गया था, लेकिन सामान्य जनता इतनी आश्वस्त नहीं है। अंकल जूलियन भी मानते हैं कि कॉन्स्टेंस निर्दोष थी और कुछ अन्य संकेत भी विचार करने लायक हैं। मैरी कैट उदाहरण के लिए अपनी प्रिय मौत कैप मशरूम जैसी विषैली चीजों के प्रति लगातार मोहित है। इसके अलावा एक संक्षिप्त लेकिन बताने वाले अलावा में यह जिक्र किया गया है कि जबकि मैरी कैट किराने का सामान फेंच करती है, उसे खाना तैयार करने की अनुमति नहीं है। यह काम पूरी तरह से कॉन्स्टेंस के पास है। आपको क्या लगता है? चलिए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। मैरी कैट को पता चल गया था कि कुछ बदलाव होने वाला है जो उनकी दैनिक दिनचर्या को बाधित करेगा। उसने देखा कि एक प्रोटेक्टिव बुक जो उसने एक पेड़ पर कील ठोकी थी गिर गई थी, एक बुरा शगुन। लेकिन उसको नहीं पता था कि खतरा उनके कजिन चार्ल्स ब्लैकवुड के रूप में आएगा। चार्ल्स आर्थर ब्लैकवुड के बेटे हैं, जो अंकल जूलियन और जॉन ब्लैकवुड के भाई थे। जैसा कि कॉन्स्टेंस मैरी कैट से कहती है, चार्ल्स उनके मरहूम पिता की परछाई है। कॉन्स्टेंस चार्ल्स का स्वागत करती है, लेकिन मैरी कैट उसे एक बुरा मानता है। उसके हिसाब से चार्ल्स एक भूत है जो भगाया जाना चाहिए। चार्ल्स ने समझाया कि जहरखुरानी और संबंधित घोटाले के बाद उसके पिता ने उसे कॉन्स्टेंस और मैरी कैथरीन से मिलने से मना किया था, पर आर्थर ब्लैकवुड की हाल ही में मौत हो गई, तो चार्ल्स ने सोचा कि देखे कि उसके कजिन्स कैसे हैं। चार्ल्स ने कभी कुछ खुलकर बुरा नहीं किया, लेकिन वह घर और बहनों की पारिवारिक संपत्ति में ज्यादा दिलचस्पी दिखाता है, जिसका वे अभी भी कब्जा है। आर्थर ने चार्ल्स को कोई पैसा नहीं छोड़ा, इसलिए वह कॉन्स्टेंस को अपना बनाने और उसके प्रति अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता है। यह मैरी कैट के लिए एक खतरा है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंस को सिर्फ अपने लिए चाहती है। अंकल जूलियन भी चार्ल्स के इरादों और घर की हर्मेटिक शांति को भंग करने के प्रति शक्की है। मैरी कैट अपनी बहन को चार्ल्स को एक खतरा के रूप में पहचानने के लिए मनाने की कोशिश करती है, एक खुशी के दुश्मन के रूप में। लेकिन कॉन्स्टेंस बहुत दयालु है, वो घर से एक परिवार के सदस्य को नहीं निकालेगी। प्लस कॉन्स्टेंस में कुछ बदलाव की इच्छा है, भले ही वो हत्याओं के बाद से अगोराफोबिक हो गई है। कॉन्स्टेंस एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकती है जिसमें वो बाहर की दुनिया से कट ऑफ नहीं है। हेलेन क्लार्क की तरह चार्ल्स भी इस तरह की सोच को प्रोत्साहित करता है। क्यों कॉन्स्टेंस को एक अलगाव की जिंदगी जीने और अंकल जूलियन का ध्यान रखने को मजबूर किया जाए? मैरी कैट को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो वो खुद पे ले लेती है कि इस मलेवोलेंट स्पिरिट को घर से भगाने के तरीके ढूंढे। अंततः ये चार्ल्स के कमरे को पूरा तबाह करने के रूप में सामने आता है। उसका मानना है कि अगर वो कमरे में सब कुछ तोड़ मोड़ कर अलग तरीके से व्यवस्थित कर दे, तो भूत जगह को पहचान नहीं पाएगा और सोचेगा कि ये गलत घर है और चला जाएगा। जब भी कुछ होता है जो मैरी कैट को पसंद नहीं आता, वो हिंसक हो जाती है, एक डिश या मिरर तोड़ देती है और अपने गार्डन में छिपी सीक्रेट जगह पर गुस्से में भाग जाती है। मैरी कैट के स्पेल्स काम नहीं करते और अंत में वो फिर चार्ल्स के कमरे में जाती है और उसकी पाइप को कचरे के डब्बे में गिराती है, जिससे घर में आग लग जाती है। चार्ल्स के आने से ज्यादा आग सब कुछ बदल देती है। फायर फाइटर्स आते हैं, साथ ही एक बड़ा क्राउड भी, जिसमें से कई लोग फायर फाइटर्स से कहते हैं कि घर को जला दें। इस बीच चार्ल्स कुछ लोगों की मदद से सेफ को घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत भारी होता है। आग बुझ जाती है, लेकिन खतरा जाने के बाद टाउन्स पीपल घर को लूटने लगते हैं। जो भी हाथ लगता है उसको बर्बाद कर देते हैं। कुछ लोग बहनों के चारों ओर सर्कल बनाकर एक हर्टफुल राइम चांट करते हैं, जो किताब की शुरुआत में सुनाई देती है। मैरी कैट, बोली कॉन्स्टेंस, क्या तुम चाय पीना चाहोगी? मैरी कैट, बोली कॉन्स्टेंस, क्या तुम सोना चाहोगी? ओह नहीं, बोली मैरी कैट, तुम मुझे जहर दोगी। बहनें घर के बगल में जंगल में भाग जाती हैं। मैरी कैट की सीक्रेट जगह पर छुप जाती है।
हिंसा तब खत्म होती है जब यह पता चलता है कि अंकल जूलियन का दिल आग के दौरान फेल हो गया, और इन फ्रैंटिक क्षणों में हम सच्चाई को समझने लगते हैं। यह 12 साल की मैरी कैट थी जिसने परिवार को जहर दिया था। भले ही उसने कभी अपनी बहन को यह कबूल नहीं किया, कॉन्स्टेंस ने शुरू से ही मैरी कैट की रक्षा की थी जब उसने शुगर बाउल धोई थी। सुबह तक टाउन्स पीपल और चार्ल्स चले गए होते हैं। अंकल जूलियन की बॉडी को अथॉरिटीज ले गए हैं। बहनें वापस घर की तरफ बढ़ती हैं और पता चलता है कि छत और ऊपरी मंजिलें ज्यादातर बर्बाद हो चुकी हैं। जैसे मैरी कैट कहती है, घर को एक कैसल में बदल दिया गया था, ट्रेटेड और आसमान के लिए खुला। वे मलबे को साफ करने और खिड़कियों को बोर्ड अप करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। शुक्र है भीड़ सेलर में नहीं घुसी थी, जहां बहुत सारा खाना और प्रिजर्व्स स्टोर किया गया था। धीरे धीरे एक नया लेकिन परिचित रूटीन उभरता है। किसी तरह ये जैसे बहनें अकेली एक सुनसान चांद पर हैं। हेलेन क्लार्क आती है, दरवाजा खटखटाती है, कॉन्स्टेंस को बाहर आने के लिए कहती है कि वह ठीक है, बता दे, लेकिन बहनें अपने कैसल में छुपी रहती हैं। स्थानीय डॉक्टर आता है उन्हें अंकल जूलियन के आने वाले अंतिम संस्कार के बारे में बताने, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। चार्ल्स भी आता है एक फोटोग्राफर के साथ, बहनों को बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन वे फिर से चुपचाप और मजबूती से बोर्डेड अप खिड़कियों के पीछे रहती हैं, मैरी कैट के आनंद के लिए। अंत में बेलें घर के खराब हो चुके ऊपरी हिस्सों पर उग आती हैं और एक अजीब बात होती है। गांव वाले उनके हिंसक प्रकोप और अंकल जूलियन के जाने के लिए दुखी महसूस करने लगते हैं। वे दरवाजे पर खाना छोड़ने लगते हैं, बेकन, भुना हुआ चिकन, केक और पाई, बीन्स, पोटैटो सलाद और मैक्रोनी। खाना छोड़ा जाता है और जब अंधेरा होता है तो बहनें दरवाजा खोलती हैं और उसे अंदर ले जाती हैं। डरावनी कहानियां अब भी बहनों के बारे में सुनाई देती हैं, जो अब टाउन्स फोक द्वारा कभी नहीं देखी जाती। बच्चे एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि घर के पास आए, क्योंकि अफवाह है कि बहनें बच्चों को खाती हैं, और मैरी कैट शटर्स में क्रैक्स से देखती है जब वे इधर उधर घूमते हैं और डर के मारे भाग जाते हैं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह खुश है, उसका सपना सच हो गया है। मैरी कैट और कॉन्स्टेंस अंत में चांद पर अकेली है। वी हैव ऑलवेज लिव्ड इन द कैसल शर्ली जैक्सन का एक अविस्मरणीय उपन्यास है, जो मैरी कैथरीन, मैरी कैट और कॉन्स्टेंस ब्लैकवुड, दो बहनों के अजीब जीवन का चित्रण करता है। वे अपने चाचा जूलियन के साथ एकांत में रहती हैं, जब उनका अधिकांश परिवार आर्सेनिक विषाक्तता के एक प्रकरण में मर गया था। स्थानीय समुदाय द्वारा बहिष्कृत किए गए ब्लैकवुड अपनी नाजुक दिनचर्या बनाए रखते हैं, जब तक कि उनके अनजान चचेरे भाई चार्ल्स का आगमन उनकी एकांत जीवन में व्यवधान नहीं डालता। मैरी कैट एक आग लगाती है जो घर के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाता है और चाचा जूलियन की मौत हो जाती है, और यह पता चलता है कि मैरी कैट ने 6 साल पहले अपने ही परिवार को जहर दिया था। कुछ विडंबना में आग, चाचा जूलियन की मौत और गांव वालों द्वारा छोड़ा गया हिंसा अंत में गांव को बहनों के प्रति सहानुभूति रखने के लिए मजबूर करता है।